चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 मानव जनन भाग 1। दोस्तों, किसी कारणवश ये वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। इसका वीडियो लेक्चर हमने पहले भी दिया था, जिसमें ये युग्मक जनन और निषेचन के बारे में आपने जाना था। तो उसी वीडियो को जो है आज या उसी भाग को हम पूरा करेंगे, जिसमें आप निषेचन, विदलन, ये विदलन क्या होता है, प्रसव पीड़ा क्या है, अंतरोपण, गर्भावधि, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। तो जैसे कि आप युग्मक जनन और ये निषेचन या वीर सेचन, ये दोनों चीज़ें आप पढ़े थे, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि युग्मक जनन होता क्या है। युग्मक जनन क्या है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। ठीक, तो युग्मक एक जो है कॉमन टर्म है, किसके लिए, नर और मादा दोनों के लिए। जानते हैं जैसे मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है, उसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में मादा युग्मक बनेगा। ये नर में नर युग्मक का निर्माण कौन करता है, एक जोड़ी जो वृषण होते हैं। और मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणुओं का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है। ये भी एक जोड़ी होता है। ठीक, तो यानी शुक्राणु तथा अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। ठीक है, क्लियर है। और याद रखेंगे युग्मक क्या होते हैं, ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई संरचना होती है। ठीक, उसके बाद है वीर सेचन। वीर सेचन क्या होता है, शुक्राणुओं का मादा के जनन पथ तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, वीर सेचन। ठीक, जो शुक्राणु है उनको मादा के जनन पथ तक भेजना ही क्या कहलाता है, वीर सेचन। जब मादा के जनन पथ में शुक्राणु आएंगे और वहाँ उनका संपर्क किससे होगा, मादा के अंडाणु से, तब क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया। याद रखेंगे वीर सेचन के बाद क्या आता है, निषेचन। तो निषेचन को ही डिस्कस करेंगे। निषेचन है क्या, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानेंगे। निषेचन है क्या, निषेचन एक तरह की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक जो है क्या होते हैं, संलयित होते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, इसके पहले भी आप पढ़े होंगे। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और आप कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यानी अगर नर तथा मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर जो है मिलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आंतरिक निषेचन। यानी मादा शरीर के अंदर हो रहा है तब उसे क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। और मादा शरीर के अगर बाहर हो रहा है तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। आंतरिक निषेचन में जैसे मानव में निषेचन होता है, वो एक तरह का आंतरिक निषेचन है। और बाह्य निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक मादा शरीर के बाहर मिलते हैं उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है जैसे मेढक। ठीक, ये सारी चीज़ें जानते रहेंगे। तो ये निषेचन होता कहाँ है, मादा शरीर के किस भाग में, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे निषेचन का जो निषेचन के फलस्वरूप बनी जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। और ये युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित, यानी कि इसमें नर और मादा का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। ठीक, उसके बाद ये युग्मनज में ढेर तरह कई सारे क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। ठीक, तो निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, विदलन। ठीक, तो विदलन को कैसे परिभाषित करेंगे, युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन को ही क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। तो विदलन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के
समसूत्री विभाजन को ही क्या बोलते हैं, विदलन कहते हैं। तो जब इसमें ढेर सारा विभाजन होता रहता है तो अलग अलग क्या आती है, अवस्था आती है। तो इसमें कई सारी अवस्था आती हैं। तो ये जो युग्मनज के बाद जो भ्रूण बनता है इसकी कई सारी अवस्था होती हैं, जिसमें क्रमशः है, सबसे पहला है मोरुला, याद रखेंगे इसको, मोरुला। उसके बाद है ब्लास्टुला, उसके बाद है गैस्ट्रुला। ठीक, तो याद रखिए विदलन के फलस्वरूप ये कई सारी अवस्थाएं आएंगी, जिसमें सबसे पहले आएगा मोरुला, फिर उसके बाद ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। ये जो है मोरुला के समय जब ये युग्मनज हमारा मोरुला अवस्था में होगा तो वो कितनी सेल में होगा, ये कितनी सेल में होगा, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे विदलन क्या है, युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन को ही क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। अच्छा, समसूत्री विभाजन क्या होता है जानते हैं, इसको पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे। समसूत्री विभाजन का मतलब ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, केवल कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, दोगुनी हो जाती हैं। ठीक, समसूत्री विभाजन में कोशिकाएं दोगुनी हो जाएंगी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक, उसके बाद है अंतरोपण। क्या है, अंतरोपण। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन है, आप जानेंगे कि भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकने की प्रक्रिया, भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंतरोपण। यानी भ्रूण की जो आंतरिक दीवार होती है उससे, जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है उससे क्या होता है, ये भ्रूण चिपक जाता है, उसी चिपकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंतरोपण। इसकी डिफिनीशन पे डाउन करते हैं। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अंतरोपण। अब जैसे ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके बाद जो है भ्रूण गर्भाशय में 9 महीने तक जो है रहेगा, उसमें ढेर सारा परिवर्धन होगा। ठीक, तो उसके बाद की अवधि, ये उसके बाद क्या है, गर्भावधि जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, गर्भ की अवधि। ठीक, तो निषेचन से लेकर प्रसव तक की प्रक्रिया, निषेचन से लेकर के प्रसव तक की प्रक्रिया के दौरान जितना समय लगता है, ठीक, निषेचन से लेकर प्रसव तक की अवधि को, निषेचन से लेकर प्रसव तक की अवधि को क्या बोलते हैं, गर्भावधि। निषेचन से प्रसव तक की अवधि, ठीक, निषेचन से लेकर प्रसव तक की अवधि क्या कहलाती है, गर्भावधि। यानी गर्भ में भ्रूण की अवधि, यानी गर्भाशय में भ्रूण कितनी देर रह रहा है, इसी को बोलेंगे गर्भावधि। और आप ये जानते हैं ये होता है 9 मंथ, 9 महीने, या दिन में इसे गिनेंगे 270। याद रखेंगे ये कोई फिक्स डे नहीं है, ये एक औसत दिन है, औसत दिन। ठीक, जैसे ही बच्चा जो है गर्भाशय में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, मादा को लेबर पेन, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी। और ये प्रसव पीड़ा आप पिछले क्लास में पढ़े थे, एक हार्मोन के द्वारा किया होता है, प्रसव पीड़ा आता है जिसे बोलते हैं बर्थ हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को जन्म देने वाला हार्मोन बोलते हैं। तो ये हार्मोन का सिक्रीशन होता है और प्रसव पीड़ा आती है, जिससे जो है
बच्चा जो है मादा के गर्भाशय से जनन पथ के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, तो ये जन्म की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है। उसके बाद गर्भावधि के बाद ये जन्म देने की प्रक्रिया है, जिसे ही क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, प्रसव देंगे, प्रसव कहेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये कॉमन डिफिनीशन है। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है डिटेल से। ठीक है, तो युग्मक जनन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे। मानव जनन तंत्र में पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर मादा जनन तंत्र, फिर ये मासिक धर्म क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। और ये सारे जो है ये पार्ट में होंगे, भाग 1, 2, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके। ठीक, हाँ, उसके नीचे ये देखिए लिखा है वृद्ध पुरुष में शुक्राणुओं का बनना। याद रखेंगे कि जो पुरुष है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण लगातार होता रहता है 70 वर्ष 80 वर्ष, लेकिन वहीं पे स्त्रियों में अंडाणुओं का बनना जो है समाप्त हो जाता है कितनी वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में। ठीक, इसी शुक्राणु का बनना कब समाप्त हो जाता है, 50 वर्ष की उम्र में। इसी कारण जो है कोई भी स्त्री 50 वर्ष के बाद माता नहीं बन सकती है। ठीक, क्यों, क्योंकि जब उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, अर्थात वो मदर नहीं बन पाएगी। ठीक, याद रखेंगे वृद्ध पुरुष जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता रहता है, वो फादर बन सकता है, लेकिन कोई भी स्त्री 50 वर्ष के बाद वो माता नहीं बन सकती है। ठीक, तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।